तभी वहां एटलस आ गई और उसने सीधा लुच्ची पर एक जोरदार पंच मार दिया, लेकिन उस लुच्ची अपनी जैकेट उतारी और रोकुओगन का इस्तेमाल किया। इससे उस बेचारी का दिमाग सीधा ब्लास्ट हो गया। दूसरी तरफ लूफी और उसकी टीम अभी भी इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें वो रॉकेट मिल ही नहीं रहा था यार। तभी भीड़ के बीच उनकी नजरें मिली और हमारा हीरो तुरंत गुस्से से भर गया। तुम्हें पता भी है एटलस मुझे खाना खिलाया था यार। ये बोलते ही उसने सीधा एक पंच जड़ दिया। दोनों के बीच फिजिकल फाइट शुरू हो गई। थोड़ी देर की नॉर्मल फाइट के बाद लूफी ने भी अपने कपड़े उतारे और फिर ड्रम्स की आवाज गूंजने लगी। उसने एक बार फिर अब गियर 5 शुरू कर दिया। उधर लुच्ची ने भी गहरी सांस ली और अपनी डेविल फ्रूट की अवेकनिंग फॉर्म एक्टिवेट कर ली। इसके बाद दोनों एकदम फुल स्पीड में एक दूसरे से भिड़ गए। रिसर्च लेयर में वेगापंक भागता हुआ अंदर आया और पूरी तरह शॉक में मॉनिटर की तरफ देखने लगा। उसने तुरंत नामी से पूछा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर है क्या। उसने जवाब दिया कि उसे कुछ नहीं पता, शायद ये रबर फ्रूट की अवेकनिंग पावर होगी। लेकिन वेगापंक सुनकर और भी ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि पुरानी डेविल फ्रूट्स की किताब में रबर फ्रूट नाम की किसी चीज का कोई जिक्र ही नहीं था और उसका वो रूप साफ साफ उन प्राचीन किताबों में लिखे एक भगवान के रूप से मैच कर रहा था। यानी वो लिबरेशन का वॉरियर जो हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाता है, सन गॉड निका। उसी वक्त वेगापंक ने डेविल फ्रूट्स का असली ओरिजिन भी बता दिया। असल में ये चीजें इंसान के इवोल्यूशन की उन पॉसिबिलिटीज का नतीजा हैं जिनकी कभी किसी ने इच्छा की होगी। यही पॉसिबिलिटीज बाद में पावर्स में बदल गईं। इसीलिए इन अननेचुरल चीजों को आखिर में मदर नेचर यानी समंदर ने रिजेक्ट कर दिया और यही डेविल फ्रूट्स के साइड इफेक्ट्स की असली वजह है। ये जो सो कॉल्ड पावर यूजर्स हैं ये असल में उन अलग अलग डायमेंशंस में जी रहे हैं जिन्हें किसी और ने इमेजिन किया था। खैर ये तो बस उसकी एक थ्योरी है। थोड़ी ही देर बाद सेंटोमारू सेराफिम्स को लेकर फैक्ट्री लेयर में पहुंच गया। वेगापंक ने उसे कॉल करके मदद मांगी। आखिर जब वो भूख से मरने वाला था तब वेगापंक ही उसे अडॉप्ट किया था। अब कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए सेंटोमारू सीधा CP0 से भिड़ने का डिसीजन लिया। सिचुएशन देखकर काकू ने तुरंत एस बियर को सामने वालों पर अटैक करने का ऑर्डर दिया, लेकिन सेंटोमारू ने बस अपना हाथ घुमाया और एस बियर से सीधा CP0 वालों पर ही अटैक करवा दिया। ये सब अथॉरिटी के लेवल का खेल था। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी गोरोसेई की होती है, उसके बाद वेगापंक का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर सेंटोमारू है और CP0 के पास जो अथॉरिटी चिप है वो बस चौथे नंबर पर ही आती है। जब तक कोई हायर अथॉरिटी वाला इंसान सामने से ऑर्डर ना दे तब तक सेराफिम नहीं रुकने वाले, चाहे फोन पर ही ऑर्डर क्यों ना दिया जाए। इसके बाद जो अफरा तफरी मची उसमें लूफी ने एक जोरदार पंच मारकर लुच्ची को दूर फेंक दिया और फिर लुच्ची सेंटोमारू से बात करने लगा। लेकिन यार अभी 2-4 बातें ही हुई थी कि लुच्ची ने सीधा आकर सेंटोमारू आर पार छील दिया। शिट। और इस तरह उन क्लोन्स को कंट्रोल करने की अथॉरिटी वापस लुच्ची पास चली गई। लेकिन खुशकिस्मती से वो मरा नहीं और ना ही बेहोश हुआ। उसने एन मौके पर खुद को थोड़ा साइड कर लिया था, इसीलिए उसकी जान बच गई। इधर अपने लूफी ने हवा में पैर घुमाए और सीधा अपना एक तगड़ा स्किल सामने दे मारा। वेगापंक सेंटोमारू इस तरह बुरी तरह घायल देखकर अंदर से एकदम टूट गया था। तभी फ्रैंकी ने जब छोटे जिम्बे को स्विम फ्रूट की पावर यूज करते देखा तो उसे लगा कि उसका वो पुराना यार, वो अजीब सा दिखने वाला सीनियर पिंक मारा गया है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था, वो बंदा अभी भी जेल में ही बंद है। ये सब असल में आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट्स का कमाल था। जाहिर सी बात है सीजर जैसे छोटे मोटे साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है कि वो असली डेविल फ्रूट्स की पावर को कॉपी कर सके। वेगापंक ने बेशुमार पैसा और टाइम लगाकर आखिरकार फ्रूट्स की पावर को एकदम परफेक्टली कॉपी कर लिया है। बस पैरामीशिया टाइप यूजर्स के ब्लड लाइन एलिमेंट से एक खास तरह का खून निकाला जाता है और उसे किसी की भी बॉडी में डाल दो, फिर वो बंदा आराम से उन पावर्स को यूज कर सकता है। इन पावरफुल वेपन्स के हाथों में जो हरा खून दौड़ रहा है ना, उसी की वजह से वो बोआ हैनकॉक और उस सीनियर पिंक की पावर्स का
इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और हाँ, छोटे कुमा का भी यही सीन है, इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान कहा जाता है। अचानक से लूफी जमीन चीरते हुए बाहर निकला, सीधा फैक्ट्री रूम में, और फिर उसने लगातार अपने कुछ खतरनाक अटैक्स छोड़ दिए। एकदम इंटेंस फाइट चल रही थी। दूसरी तरफ असली जिम्बे और बाकी टीम ने छोटी हैनकॉक की मदद से आखिरकार वो रॉकेट ढूंढ ही लिया और एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर अपना हीरो भी उछलकर सीधा उस रॉकेट पर आ गिरा। एक और बात, अपना ट्रांसफॉर्मेशन हटाने के बाद उसका चेहरा फिर से एक बूढ़े आदमी जैसा हो गया था। उधर सेंटोमारू की बात करें तो वो आखिर में अपनी चोटों को बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। इसी के साथ CP0 ने सेराफिम्स का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और स्ट्रॉ हैट्स भी आखिरकार लैब फेज रिसर्च लेयर में पहुंच ही गए। इधर बोनी ने एक स्टील की रॉड उठाई और वो वेगापंक की क्लास लगाने के लिए निकल पड़ी। एक तरफ तो उसके डैड अभी तक ठीक नहीं हुए थे और दूसरी तरफ इस बूढ़े ने उसे डराने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किया था। रिसर्च लेयर के अंदर वेगापंक और बाकी लोग अभी भी यही सोच रहे थे कि एगहेड फ्यूचर आइलैंड से बाहर कैसे निकला जाए। साफ नजर आ रहा था कि सामने वाले उन्हें आइलैंड पर ही फंसाकर हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अब फाइट को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है। तभी उस बूढ़े साइंटिस्ट ने एक फोन निकाला और एक मिस्टीरियस इंसान से मदद मांगी। सामने वाली बंदी ने भी एकदम बिंदास तरीके से हाँ कर दी और यहीं से शुरू हुआ सस्पेंस और ट्विस्ट का एक तगड़ा ड्रामा। अचानक से लैब फेज में सायरन बजने लगा। वहां का मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम बिना किसी वजह के डीएक्टिवेट हो गया था। हालांकि सिस्टम को तुरंत वापस चालू कर दिया गया, लेकिन फिर भी इतने से गैप का फायदा उठाकर लुच्ची और काकू अंदर घुसने में कामयाब हो गए। दोनों ने गेप्पो का यूज किया और सक्सेसफुली रिसर्च लेयर तक पहुंच गए। वहां उन्हें 1000 सनी भी खड़ी हुई दिख गई। माना कि उन्हें दुश्मन नहीं दिखे, लेकिन पहले उनकी शिप को डिस्ट्रॉय करना कोई बुरा आइडिया नहीं था। इसलिए काकू एक तगड़ी रांक्याकू मार दी। एंड उसी वक्त सो रहे जोरो ने एक ही झटके में उस अटैक को अपनी तलवार से काट कर रख दिया। लैब फेस के अंदर कैप्टन आखिरकार अपनी टीम से वापस मिल गया, लेकिन वो बोनी कहीं पीछे ही छूट गई थी। नामी ने तुरंत अपने कैप्टन को साइंटिस्ट को लेकर वहां से भागने के लिए कहा, लेकिन नतीजा क्या निकला? वो बूढ़ा साइंटिस्ट इस वक्त बोनी से जान बचाकर भाग रहा था। थोड़ी ही देर में वेगापंक बचकर निकल गया। कोई और रास्ता ना देखकर बोनी खुद को एक छोटी बच्ची में बदल लिया ताकि बेचारी लग सके, और सच में उसने उस बूढ़े को बेवकूफ बनाकर बाहर निकाल ही लिया। फिर उसने अपनी पावर्स का यूज करके उसे एक छोटे बच्चे में बदल दिया। यहाँ नोट करने वाली बात यह थी कि जमीन पर कुछ चमकती हुई चीजें भी पड़ी थी। बोनी झट वेगापंक पकड़ लिया, पहले ही क्लियर कर दिया कि उसकी ये पावर परमानेंट नहीं है, और फिर सीधा पूछा कि उसने उसके डैड का मर्डर क्यों किया। लेकिन वो साइंटिस्ट सच बताने को तैयार ही नहीं था। उल्टा कहने लगा कि अगर उसने सच बताया तो उसे बहुत हर्ट होगा, और सबसे बड़ी बात, अपनी कॉन्शियसनेस मिटाने का डिसीजन खुद कुमा का अपना था। लेकिन लड़की ने इन बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं किया और वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। तभी उसका ध्यान एक दरवाजे की तरफ गया। वो उस कमरे के अंदर गई। सामने एक बड़े से बबल को देखकर वो एकदम शॉक्ड रह गई। ये साफ पता चल रहा था कि वो उसके डैड की मेमोरीज हैं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो सीधा उस बबल के अंदर चली गई। बाहर की तरफ जोरो और काकू की एकदम तगड़ी फाइट चल रही थी। उधर लुच्ची उसने सेराफिम्स को लैब डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया। बस फिर क्या था, छोटे मिहॉक ने अपनी एक ही स्वॉर्ड स्लैश से लैब का एक हिस्सा ब्लास्ट कर दिया। एंड उसी वक्त स्टूसी ने अपनी जैकेट उतारी। उसने अपनी फ्रूट पावर एक्टिवेट की और सीधा एक बाइट मारकर उस काकू को बेहोश कर दिया। फिर सी स्टोन से बनी अपनी लिपस्टिक को सीधा बॉस की तरफ लगा दिया। उसके बाद एक और बाइट मारी और उसे भी वहीं ढेर कर दिया और स्टूसी ने काकू को काटकर बेहोश कर दिया। फिर स्टूसी ने सी प्रिज्मम स्टोन से बनी लिपस्टिक का इस्तेमाल करके लूची को रोक लिया। इसके बाद स्टूसी ने एक और बाइट ली और लूची भी जमीन पर गिर पड़ा। और स्टूसी कोई और नहीं बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर वेगापंक की अंडरकवर एजेंट थी। असल में स्टूसी एक क्लोन है और हैरानी की बात यह है कि स्टूसी का प्रोटोटाइप
व्हाइट बियर्ड की वो रूमर्ड बीवी है। इसके तुरंत बाद स्टूसी ने सेराफिम को अटैक रोकने का ऑर्डर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सेराफिम को रोकने के लिए उसी इंसान की कमांड चाहिए जिसने पहले ऑर्डर दिया हो, या फिर उससे भी ऊंचे अथॉरिटी लेवल वाले इंसान की। सेम लेवल की कमांड्स एक दूसरे को ओवरराइड नहीं कर सकती। फाइनली लिलिथ और एडिसन बाहर आए और लिलिथ और एडिसन ने सेराफिम को रोक दिया। लूची और काकू को भी सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियों से बांध दिया गया। जैसे ही मामला थोड़ा शांत हुआ और सब सेटल डाउन हुआ, सबको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का एहसास हुआ। वो ये कि वेगापंक का असली शरीर गायब हो चुका था। दूसरी तरफ मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स भी अगहेड की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। शिप पर दो बहुत बड़े हैवी वेट लोग मौजूद थे, एक मरीन एडमिरल किजारू और दूसरा दुनिया की सबसे बड़ी पावर गोरोसेई में से एक जयगार्शिया सैटर्न। टाइम बहुत ही कम था। नीचे सीपी के एजेंट्स की पूरी एक फौज थी, लेकिन शुक्र है कि पैसिफिस्टा ने सीपी एजेंट्स को बीच में ही रोक लिया और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सेंटोमारू को, जिसे लोगों ने बचा लिया था। सेंटोमारू ने एक ही सांस में 50 मार्क 3 पैसिफिस्टा एक्टिवेट कर दिए ताकि पैसिफिस्टा वेगापंक और स्ट्रॉ हैट क्रू को प्रोटेक्ट कर सके। लेबोफेस के अंदर एटलस को भी रिपेयर कर लिया गया था। भले ही लूची और काकू पकड़े गए थे, लेकिन वेगापंक की मेन बॉडी अभी भी गायब थी। और सबसे क्रिटिकल बात ये थी कि लैबोफेज में एक और गड़बड़ हो गई थी। सबसे पहले तो डेंडेन मुशी कैमरा का सिग्नल या तो चला गया या डेंडेन मुशी भाग गए। तभी शाका ने बाकी सैटेलाइट्स और वर्कर्स को वेगापंक की मेन बॉडी को ढूंढने का कमांड दिया। स्ट्रॉ हैट क्रू ने भी ये सुना और क्रू के मेंबर्स वेगापंक की तलाश में निकल पड़े। सिर्फ जोरो को वही पीछे छोड़ दिया गया। और रही बात लूफी की, तो लूफी बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए लूफी को वहीं रुककर रेस्ट करने की जरूरत थी। तभी अचानक से पाइथागोरस पर हमला हो गया। एक धमाका हुआ और कम्युनिकेशन हेडसेट्स के सिग्नल भी खराब होने लगे। सबसे टेंशन वाली बात यह थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर सारे कैमरास डिस्ट्रॉय कर रहा है। शाका के पास से सारा विजन गायब हो गया और जैसा सोचा था वही हुआ। एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पाइथागोरस का सिर्फ सिर ही बचा था। दूसरी तरफ यॉर्क पर अचानक से एस स्नेक ने अटैक कर दिया और यॉर्क पत्थर में बदल गई। लेकिन रुको यार, ये कैसे हो सकता है? सेराफिम धोखा कैसे दे सकते हैं? लिलिथ ने तुरंत एस स्नेक को रुकने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस ऑर्डर का कोई असर नहीं हुआ। एस स्नेक ने उल्टा अटैक ही कर दिया। सिर्फ यही नहीं, लूफी और शाका पर भी अटैक हुआ और लूफी और शाका के सामने एस बियर था। शाका ने भी सेराफिम को रुकने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। लॉजिकली देखा जाए तो वेगापंक का अथॉरिटी लेवल नंबर 2 है। जब तक गोरोसेई खुद आकर ऑर्डर ना दे, तब तक सेराफिम ऐसे बगावत कर ही नहीं सकते। लेकिन रुको, वेगापंक के सारे सैटेलाइट्स अलग अलग काउंट होते हैं और इसके साथ ही सेम लेवल के लोग एक दूसरे की कमांड को ओवरराइड नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि वेगापंक के सैटेलाइट्स में से ही कोई एक गद्दार बन चुका है और अब वो गद्दार दुश्मनों के साथ मिलकर स्ट्रॉ हैट्स और बाकी सैटेलाइट्स को एक साथ खत्म करना चाहता है। ये सब सुनकर लूची और काकू की हालत खराब हो गई। भाई, अभी अभी तो लूची और काकू का सीपी 0 में प्रमोशन हुआ था, तो कोई और उनका काम कैसे छीन सकता है? इसलिए लूची और काकू ने सजेस्ट किया कि पुरानी दुश्मनी को भुलाकर लूफी और बाकी लोगों के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ा जाए। लैबोफेस के किसी एक हिस्से में वर्ल्ड गवर्नमेंट की वो खुफिया एजेंसीज जो पिछले 2 महीने से गायब थी, CP5, CP7 और CP8, वो सब एक साथ कैद थी। और सबसे बड़ी बात, वेगापंक की असली बॉडी भी वहीं पर मौजूद थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वेगापंक का कहना था कि खुद वेगापंक को इसके बारे में कुछ नहीं पता और इन CP एजेंट्स पर वेगापंक का कोई कंट्रोल नहीं है। एक और बात, लॉजिकली देखा जाए तो वेगापंक की पोनोग्लिफ्स की रिसर्च के बारे में वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता नहीं चलना चाहिए था। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि वेगापंक के सैटेलाइट्स में से ही कोई एक गद्दार है। लेकिन सबसे पहले लूफी के साथ मौजूद शाका को इस शक से बाहर निकालना होगा, क्योंकि शाका ने सेराफिम को ऑर्डर दिया था और उसका कोई असर नहीं हुआ, जिससे कम से कम ये साबित होता है कि शाका ने वो अटैक का ऑर्डर नहीं दिया था। खैर, ये तो मेन बात नहीं है। मेन बात ये है कि एसहॉक के पास भी पैरामीसिया डेविल फ्रूट पावर है, और वो भी एक सोर्ट्समैन के लिए सबसे बेस्ट पावर, डाइस फ्रूट।
अब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। लूफी और जोरो को न सिर्फ दो ताकतवर दुश्मनों का सामना करना था, बल्कि क्रिटिकल टाइम पर काकू और लूची को प्रोटेक्ट भी करना था। जैसे ही लूफी ने देखा कि एस बियर अपना अल्टीमेट अटैक चार्ज कर रहा है, लूफी ने बिना टाइम वेस्ट किए शाका से हथकड़ियों की चाबी मांग ली और इसी के साथ एस बियर का बड़ा धमाका हुआ। लेकिन शुक्र है किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ। धुएं के बीच से लूफी ने अपना गियर 4 एक्टिवेट कर लिया और लूची ने भी सीधा अपनी डेविल फ्रूट अवेकनिंग ऑन कर ली ताकि लूची और लूफी मिलकर लड़ सकें। लूफी और लूची ने मिलकर अटैक करना शुरू किया और दोनों बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरी तरफ काकू और जोरो ने भी एस हॉक पर अपने अटैक्स करने शुरू कर दिए। लेकिन यार, इतनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी सामने वाले दुश्मनों का एक कतरा भी खून नहीं निकला। जब जोरो ने दुश्मन के पंख, स्किन और आग को ध्यान से देखा, तब जोरो को याद आया, अरे क्या ये बिल्कुल उस वाइल्ड फायर किंग जैसा नहीं है? मतलब जब तक इनकी पीठ पर आग जल रही है तब तक इन पर किसी भी डैमेज का असर नहीं होगा। इसी बीच शाका वहां से मुड़कर जाने लगा। शाका ने बताया वो एक ऐसी जगह का ख्याल आया है जहां वेगापंक की असली बॉडी हो सकती है। अब बात करते हैं फ्रैंकी की तरफ की। यहाँ लिलिथ ने अपने वेपन का इस्तेमाल करके समंदर की एनर्जी से भरा एक बबल बनाया। ये बबल सी प्रिज्म स्टोन की तरह ही काम करता है और एस स्नेक की डेविल फ्रूट पावर को दबा सकता है। फिर फ्रैंकी ने उस बबल को पकड़ा और सीधा एस स्नेक को जमीन पर पटक कर दबा दिया। लेकिन यार, एस स्नेक की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? भाई, इतनी ही इतनी क्यूट है और उस पर से एस स्नेक की फ्रूट पावर ने बस एक क्यूट सा एक्सप्रेशन दिया और फ्रैंकी सीधा एस स्नेक के चाम का शिकार हो गया। यहाँ तक कि फ्रैंकी का आधा शरीर पत्थर में भी बदल गया। इसके तुरंत बाद एस स्नेक ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और सीधा लिलिथ और उसोप को भी पत्थर में बदल दिया। दूसरी तरफ लैबोफेस के बेसमेंट में फाइनली शाका ने वेगापंक की असली बॉडी को ढूंढ लिया। लेकिन इससे पहले कि शाका कुछ बोल पाता, किसी ने शाका को सीधा सिर पर गोली मार दी। भाई, शाका तो सच में ऑफलाइन हो गया। शाका का तो पूरा सिर ही उड़ गया। जब वेगापंक ने शूटर को देखा तो वेगापंक के चेहरे का रंग ही उड़ गया। और ये सारी कहानी शुरू होती है आज से 3 महीने पहले से। उस वक्त सेक्रेड मैरी ज्वा को अचानक एक इन्फॉर्मेशन मिली कि डॉक्टर वेगापंक वॉइड सेंचुरी पर रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक के बाद एक इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को एगहेड भेजा। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट को कोई भी सबूत नहीं मिला। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के शिप्स अचानक गायब होने लगे। इसी गायब होने के मामले की जांच करने के लिए CP5, CP7 और CP8 एक के बाद एक एगहेड गए। लेकिन उन CP एजेंट्स में से कोई भी वापस नहीं लौटा। इसके बाद गोरोसे ने उस गद्दार के साथ बात की, जिससे एक कंफर्म हो गया कि वेगापंक सच में वॉइड सेंचुरी की रिसर्च कर रहे हैं। इसलिए गोरोसे ने वेगापंक को मारने का फैसला किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने CP0 को इस काम पर लगा दिया और इस बार खुद जयगार्शिया सैटर्न भी वहां गए। साथ ही जयगार्शिया सैटर्न ने एडमिरल किजारू को भी एस्कॉर्ट के लिए बुला लिया। यहां तक कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अनगिनत मरीन बैटलशिप्स भी भेज दिए। भाई, ये लाइनअप तो एकदम नेक्स्ट लेवल था। लेकिन तभी एन मौके पर स्ट्रॉ हैट क्रू भी एगहेड पहुंच गया। अब वापस प्रेजेंट पर आते हैं। वो गद्दार अब सीधा वेगापंक के सामने खड़ा था और वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि खुद वेगापंक का सैटेलाइट डिजायर यॉर्क है। यॉर्क के गद्दारी करने का रीजन बहुत सिंपल था। यॉर्क को सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है, इसलिए यॉर्क के लिए वेगापंक की असली बॉडी को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। रही बात कि यॉर्क ने यह सब किया कैसे, तो वो भी बहुत सिंपल है। यॉर्क ने छुपकर सेराफिम को ऑर्डर दिया कि सेराफिम लूफी और बाकी लोगों को खत्म कर दे। फिर यॉर्क ने एस स्नेक को ऑर्डर दिया कि एस स्नेक पहले यॉर्क को पत्थर में बदल दे और बाद में छुपकर एस स्नेक वापस यॉर्क को नॉर्मल कर दे। अभी दुनिया का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। सिर्फ एगहेड पर ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों में भी बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहला बड़ा इंसिडेंट एल्बाफ में हुआ, जहां शैंक्स और शैंक्स का क्रू मौजूद था। किसी ने नहीं सोचा था कि यूस्टेस किड वहां आकर अटैक कर देगा। यूस्टेस किड वहां अपना बदला लेने आया था, क्योंकि रेड हेयर पायरेट्स ने ही यूस्टेस किड का हाथ काटा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछली बार यूस्टेस किड को शैंक्स की शक्ल तक देखने का मौका नहीं मिला था और बिना शैंक्स को देखे ही यूस्टेस किड ने अपना हाथ गवा दिया था। इस बार यूस्टेस किड पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन भाई शैंक्स खुद में ही बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से शैंक्स को डोरी और ब्रोगी जैसे जायंट्स का सपोर्ट भी मिला हुआ है। डोरी और ब्रोगी तो वो जायंट्स हैं जो लिटिल गार्डन में खेलते खेलते सी किंग्स को मार गिराते थे। और इसी तरह एक ऐसी जंग शुरू हो गई जिसे कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन हाँ, ये जंग बहुत जल्दी खत्म भी हो गई। शुरुआत में शैंक्स ने बाहर खड़े यूस्टेस किड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और बस अपने क्रू मेंबर्स को यूस्टेस किड से लड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन तभी शैंक्स
अचानक से चौंक गया। शैंक्स ने देखा कि यूस्टेस किड ने दूर खड़े होकर पलक झपकते ही एक बहुत बड़ी रेलगन असेंबल कर ली है और किड सीधा हमला करने ही वाला था, लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक फ्यूचर विजन था जिसे शैंक्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी के जरिए पहले ही देख लिया था। फ्यूचर में होने वाली भारी तबाही और नुकसान को भांपते हुए शैंक्स तुरंत शिप की तरफ भागा और सुपर फास्ट स्पीड में किड की ओर चार्ज किया। एक पल में वहां से गायब होकर शैंक्स ने अपना जानलेवा कामूसारे अटैक कर दिया। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। शैंक्स किसी को इतनी आसानी से बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। भले ही किड के क्रू मेंबर्स घुटनों पर बैठकर रहम की भीख मांग रहे थे और उन्होंने सरेंडर करते हुए अपना रोड पॉनेग्लिफ भी सौंप दिया था, पर शैंक्स के चेहरे पर कोई दया भाव नहीं था। शैंक्स ने उस पॉनेग्लिफ को पूरी तरह इग्नोर किया और पलटकर वापस शिप पर चढ़ गया। तभी कुछ ही दूरी पर डोरी और ब्रोर्गी ने भी अपने हथियार तान लिए। इस तरह न्यू वर्ल्ड के एल्बाफ में लगभग 3 बिलियन की बाउंटी वाले कैप्टन यूस्टेस किड और किड पायरेट्स का पूरी तरह सफाया हो गया। लेकिन बात सिर्फ एल्बाफ तक सीमित नहीं है। नए योंको बगी ने भी एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। मरीन हेडक्वार्टर्स का वाइस एडमिरल टी बोन ड्यूटी के दौरान मारा गया और टी बोन की मौत की वजह पब्लिक को नहीं बताई गई है। असल में टी बोन पर किसी ने पीछे से छुपकर जानलेवा हमला किया था और जिस इंसान ने टी बोन पर हमला किया वो कोई खतरनाक पायरेट भी नहीं था, बल्कि एक एकदम डरपोक आम नागरिक था। वो शख्स फिलहाल क्रॉस गिल्ड के पास है। उस आम आदमी का वाइस एडमिरल पर हमला करने का रीजन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ पैसा। क्योंकि क्रॉस गिल्ड ने अब सारे मरीन्स पर बाउंटी लगाना शुरू कर दिया है। जो भी किसी मरीन को मारेगा वो आकर अपनी बाउंटी क्लेम कर सकता है। तभी बगी के आदमियों ने आकर बगी को रिपोर्ट किया कि क्रॉस गिल्ड की एक्सक्लूसिव शिप बनकर तैयार हो गई है। जब बगी ने देखा कि पूरी शिप का डिजाइन खुद बगी के चेहरे जैसा बना हुआ है तो बगी की तो हवा ही टाइट हो गई। ठीक उसी वक्त मिहॉक और क्रोकोडाइल ने भी वो शिप देख ली। फिर मिहॉक और क्रोकोडाइल ने बगी को मीटिंग रूम में बुलाया और बगी को बुरी तरह से कूट दिया। पिटने के बाद बगी को बस ऐसे ही दीवार पर लटका दिया गया और वहां लटके लटके बगी सुन रहा था कि कैसे मिहॉक और क्रोकोडाइल क्रॉस गिल्ड की करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मिहॉक और क्रोकोडाइल का गोल बहुत ही क्लियर था। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए था ताकि क्रॉस गिल्ड के पास एक तगड़ी मिलिट्री पावर आ सके। ये सब सुनकर बगी अचानक मिहॉक और क्रोकोडाइल पर भड़क गया। बगी ने कहा कि अब बगी, मिहॉक और क्रोकोडाइल एक योंको क्रू का हिस्सा हैं और बगी को यकीन नहीं हो रहा कि मिहॉक और क्रोकोडाइल अभी भी पैसे जैसी छोटी चीजों के पीछे पड़े हैं। बगी द क्लाउन तो पायरेट किंग गोल्डी रोजर के क्रू का मेंबर रह चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि उस टाइम बगी बीमार पड़ गया था, जिस वजह से बगी और शैंक्स उस आखिरी आइलैंड पर नहीं जा पाए थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। शैंक्स ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है, तो फिर बगी पीछे क्यों रहे? चाहे बात लक की हो या पावर की, अब बगी किसी भी एंगल से शैंक्स से कमजोर नहीं है। इसीलिए अब बगी भी उस खजाने को हासिल करने के लिए लड़ेगा। बगी को भी पायरेट किंग बनना है। और तो और बगी ने डेंडन मुशी का यूज करके पूरे आइलैंड पर यह बात अनाउंस भी कर दी। लेकिन बगी की इस हरकत से मिहॉक और क्रोकोडाइल का दिमाग एकदम खराब हो गया। मिहॉक और क्रोकोडाइल को लगा कि बगी अब कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है और अब बगी का इलाज करना ही पड़ेगा। खैर, पायरेट्स के इस गर्मा गर्मी के बाद अब जरा वर्ल्ड गवर्नमेंट और रेवोल्यूशनरी आर्मी की तरफ भी नजर डालते हैं। काफी पंगे और मुसीबतें झेलने के बाद फाइनली साबो रेवोल्यूशनरी आर्मी के हेडक्वार्टर्स वापस लौट आया। अपने साथियों को शॉर्ट में अपडेट देने के बाद साबो तुरंत ड्रैगन और इवांकाओं को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग के लिए चला गया और इस मीटिंग का जो टॉपिक था वो पूरी दुनिया को पलट कर रख देने वाला था। सबसे पहले रेवरी के दौरान
साबो ने रेवोल्यूशनरी आर्मी को लीड करते हुए मैरिजोआ पर सीधा अटैक कर दिया था। इस अटैक के 3 मेन गोल्स थे। सेलेस्टियल ड्रैगन्स की इमेज को मिट्टी में मिलाना और खुली जंग का ऐलान करना, जितने ज्यादा हो सके उतने गुलामों को आजाद कराना और कुमा को वापस लाना, लैंड ऑफ गॉड्स के फूड रिजर्व्स यानी राशन के गोदामों को तबाह करना। रिजल्ट एकदम बढ़िया रहा और मिशन परफेक्टली सक्सेसफुल हुआ। यहां तक कि जिन 12 देशों में रेवोल्यूशनरी आर्मी ने घुसपैठ की थी, उन सभी देशों के आम नागरिकों ने बगावत कर दी। इनमें से 8 देशों में रेवोल्यूशन कामयाब भी हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि लुलूसिया किंगडम अब दुनिया के नक्शे से ही मिट चुका है। बाकी बचे 7 देशों ने हेवनली ट्रिब्यूट का टैक्स देने और रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने से साफ मना कर दिया। इतना ही नहीं, हर जगह रेवोल्यूशनरी आर्मी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट शिप्स पर भी हमले किए। नतीजा ये है कि अभी मैरिजोआ में राशन पानी की भारी किल्लत हो गई है और वहां भुखमरी छाई हुई है। लेकिन ड्रैगन ने बताया कि ये सिचुएशन सिर्फ टेम्परेरी है। असली जंग तो तब शुरू होगी जब होली नाइट्स मैदान में उतरेंगे। ये सब डिस्कस करने के बाद अब बात आती है किंग कोबरा के मैटर पर। ये तो एकदम कंफर्म था कि साबो ने किंग कोबरा को नहीं मारा, बल्कि इसके उलट साबो ने वहां कुछ बहुत ही खौफनाक चीज देख ली थी। इसे समझने के लिए वापस रेवरी वाले इंसिडेंट पर जाना पड़ेगा। जब रेवोल्यूशनरी आर्मी की एलीट फोर्स ने अचानक मैरिजोआ पर अटैक किया था, तो आइए पहले वहां मौजूद मेन कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। रेवोल्यूशनरी आर्मी के नॉर्थ आर्मी का कमांडर करासू, साउथ आर्मी का कमांडर लिंडबर्ग जो एक साइंटिस्ट है, वेस्ट आर्मी का कमांडर मॉर्ले जिसकी डेविल फ्रूट एबिलिटी अभी कंफर्म नहीं है, पर मॉर्ले एक जायंट है, और आखिर में रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ साबो। आपको वो घटिया इंसान याद है जो शिराहोशी को अपना गुलाम बनाना चाहता था, और फिर एक डॉन क्विजोट फैमिली के सेलेस्टियल ड्रैगन ने उस कमीने को तगड़ा पंच जड़ दिया था। फिलहाल वही इंसान कुमा को हैंडल कर रहा था। टारगेट कंफर्म होने के बाद साबो सीधा कुमा को बचाने के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ किंग कोबरा एक कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया था। किंग कोबरा बिल्कुल अकेला था और कुछ जरूरी बातों को कंफर्म करने के लिए सीधा गोरोसे से मिलने जा रहा था। उसी दौरान साबो की मुलाकात बोनी से हो गई। साबो और बोनी ने मिलकर कुमा और बाकी गुलामों की बेड़ियां खोलने वाली चाबियां सक्सेसफुली हासिल कर ली। इसके बाद साबो ने वो चाबियां करासू को सौंप दी। जब साबो को पता चला कि बोनी का अगला डेस्टिनेशन फ्यूचर आइलैंड यानी एगहेड है, तो साबो ने बोनी को सेफली बाहर निकालने का फैसला किया। पर तभी साबो को तुरंत छुपने के लिए छत की बीम पर कूदना पड़ा, क्योंकि वहां दुश्मन आ गए थे। साबो ने वहां गार्ड्स को बात करते हुए सुना कि कैसल के अंदर एक फैंटम रूम है। ये बस एक परछाई जैसी बात थी। बोनी को सेफली बाहर भेजने के बाद साबो चुपके से वापस उस कैसल के अंदर घुस गया। ठीक उसी वक्त किंग कोबरा उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ। किंग कोबरा ने वहां वो सबसे ऊपर रखा हुआ एम्प्टी थ्रोन देखा। किंग कोबरा ने उस थ्रोन के चबूतरे के आसपास जमीन में गढ़े हुए वो 20 हथियार भी देखे, और साथ ही किंग कोबरा ने देखा कि गोरो से धीरे धीरे चलते हुए पास आ रहे हैं।